हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द विद्याकुलम पे। मैं हूं आशीष और आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के जो कि ज़रूरी हैं एयरफोर्स एक्स एग्ज़ाम और एनडीए एग्ज़ाम के लिए। आपको मालूम है एयरफोर्स एक्स और एनडीए एग्ज़ाम दोनों के दोनों पोस्टपोन हो चुके हैं और इनकी जो न्यू डेट्स हैं वो जल्दी ही आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिले मत करिए, इसलिए ये जो मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं आप इनको समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपके फिजिक्स का जो रिवीजन है वो भी हो जाए और मैं सभी क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है। इसके अंदर 25 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चंस आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जाते जाते क्या कर दीजिएगा, जाते जाते इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी एक स्लाइड रखी है और दूसरी स्लाइड हिंदी में भी रखी है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। देखिए ये द एटम बॉम्ब इज एग्जाम्पल और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एन एटम बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एटम बॉम्ब किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए दे रखा, ऑप्शन 1 दे रखा है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी सेकंड दे रखा है न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर एटॉमिक रेडिएशन, फिर बीटा रे रेडिएशन। तो आप लोग बताइए और अपना आंसर बताइए क्या होगा आपका। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय विखंडन। समझ में आया। और न्यूक्लियर फिजन को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। समझ में आया। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है आपका, परमाणु बॉम्ब होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक बड़ी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाती है, फिर वो न्यूक्लियस और छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटती है ना। तो इस तरह से आपका रिएक्शन चलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक बड़ी न्यूक्लियाई के छोटे न्यूक्लियाई में टूटने को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पर जो एटम बॉम्ब होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा? न्यूक्लियर फिजन का। याद रखेंगे किसका एग्जाम्पल होगा? न्यूक्लियर फिजन का। समझ में आ गया आपको। तो परमाणु बम जो किसका उदाहरण है? नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो न्यूक्लियर फिजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका आंसर होगा? तो न्यूक्लियर फिजन आंसर होगा सोलर रेडिएशन का। किसका? सोलर रेडिएशन का, यानी कि जो सन होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अपना सूरज, तो सूरज के अंदर जो आपकी जो सौर रेडिएशन होती है, जो सौर विकिरण होता है, जो वहाँ पर लाइट बन रही होती है, वो बन रही होती है न्यूक्लियर फिजन की वजह से। ठीक है। एटॉमिक रेडिएशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, आपका क्या नाम है, लाइमन बामन पार्शन ब्रैकेट फंड सीरीज, तो वो सब एटॉमिक रेडिएशन में आते हैं। बीटा रे जो होती है वो बीटा पार्टिकल होता है, जो कि क्या होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता है। तो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव आपने पार्टिकल पढ़ा होगा, तो इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ ये दो ऑप्शन में रहता है। तो जो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका रहेगा न्यूक्लियर फिजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए हिंदी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना, परमाणु विखंडन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब देखिए ये जो टॉपिक से जिस टॉपिक से क्वेश्चन है बेटा, कार्नोट साइकिल से, इस टॉपिक से लगभग हर साल, हर बार, साल में 2 बार एयरफोर्स का एग्जाम होता है और हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यानी कि कार्नोट की एफिशिएंसी पूछता है। अब कार्नोट की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। वो होता है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। टी लोअर मतलब लोअर माने आपका निम्न ताप और हायर माने उच्च ताप। यहाँ बोला गया है कि एक कार्नोट साइकिल जो कि कार्य कर रही है किस पे? 727 डिग्री सेल्सियस पे और 227 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका टी लोअर क्योंकि छोटा टेम्परेचर है, और ये हो जाएगा आपका टी हायर। और आपको फॉर्मूला जो लगाना है एफिशिएंसी का वो ये लगाना है। लेकिन बेटा इसमें जो मेजर गलती बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ईटा का, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, इसमें जो आपको टी लोअर और टी हायर की वैल्यू रखनी है वो आपको केल्विन में रखनी है। किस में रखनी है? केल्विन में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दी गई है? यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी गई है सेल्सियस में।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, 727 को आपको डिग्री सेल्सियस से किस में करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या प्लस कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे। जब इसमें 273 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1000 केल्विन। क्या आएगा, 1000 केल्विन। ऐसे ही 227 को अगर आप 273 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 500 केल्विन। समझ में आया। तो देखिए टी लोअर तो आपका ये हो गया और टी हायर आपका ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 500 ऊपर रखना है और 1000 नीचे रखना है ना। अब ये कट कटा के क्या बचेगा, 0.5, और 1 माइनस 0.5 क्या होगा, 0.5 ही होगा। ठीक है ना, 0.5 होगा। इतने बार समझ में आ गए ना आपको। देखिए भाई 1 माइनस 500 अपॉन 1000 लिया, ठीक है ना, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस 0.5। अब क्या बचा हमारा, 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। तो ये आ गया आपका 50% एफिशिएंसी। क्या आ गई आपकी, 50% एफिशिएंसी। तो कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप याद रखिएगा, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। ठीक है ना, ये 1 जो है, ये माइनस जो है, ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन के साथ है। समझ में आया आपको, कभी आप ऊपर वाले के साथ माइनस कर दो। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे कौन सा, 50%। तो 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लीजिएगा, हर साल हर बार क्वेश्चन आता है, एनडीए में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने हिंदी में दिया है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। लिखा है ना, इंजन की दक्षता 727 227 के बीच में कार्नोट चक्र पर कार्य करता है। तो इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं हिंदी में। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। मैं चलता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र बताइए किसका, विकृति का। किसका, विकृति का। तो बेटा देखिए विकृति और स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, किसी को अगर याद है तो बताइए। देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब जब आप रॉड पे क्या लगाते हो या फिर किसी बार पे आप फोर्स लगाते हो तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो जितनी लेंथ बढ़ती है उसको तो आपको ऊपर रखना होता है, और जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है उसको आपको नीचे रखना होता है। अब लेंथ से अगर लेंथ को डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ पर भी यूनिट रहेगी मीटर, और यहाँ पर भी यूनिट रहेगी मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती उसकी डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t0। इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है ना तो कोई यूनिट होती है, क्योंकि ये होता है डायमेंशन लेस। तो बेटा अगर स्ट्रेन की डायमेंशन पूछी जाए तो आपकी होगी m0 l0 t0, जो कि आपका ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेन की ना यूनिट होती है ना ही मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन याद रखिए कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन तो नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है। डायमेंशन तो नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है सॉलिड एंगल, एक कौन सी होती है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टे रेडियन। क्या होती है, स्टे रेडियन। ये भी काफ़ी बार आया हुआ है ना। और एक होती है आपकी एंगल की भी क्या यूनिट होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। तो याद रखेंगे एंगल की रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। लेकिन ये भी दोनों के दोनों क्या है, डायमेंशन लेस हैं। क्या है ये, डायमेंशन लेस है। तो बेटा ये याद रखिएगा, सिर्फ ये दो क्वांटिटी के लिए ऐसी हैं जो कि डायमेंशन लेस होने के बावजूद भी यूनिट रखती हैं, यानी कि ये यूनिट लेस नहीं है लेकिन डायमेंशन लेस है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए हिंदी में भी मैंने दे रखा है आपको ये वाला क्वेश्चन, तो जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। ठीक है ना, ये PDF आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। जाते जाते जरूर इस PDF को डाउनलोड करते हुए ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आई की वैल्यू, देखिए लिखा हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 10 साइन 314 टी, है ना, एम्पियर, है ना। समझ में आया। ये एक प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू। तो आपको मालूम है कि जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका ऑल्टरनेटिव करंट होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर बेटा जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी आ गई है वो कितनी आ गई है, 314 रेडियन पर सेकेंड। किस में आएगी, रेडियन पर सेकेंड में। लेकिन जो आपकी आई नॉट की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से कंपेयर करने से, 10। तो याद रखिए IRMS कितना होता है, देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। वो होता है आपका आई नॉट अपॉन √2। कितना होता है, आई नॉट अपॉन √2। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। देखिए आपके IRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट अपॉन √2 बेटा। यानी कि जो आपकी पीक वैल्यू है, जो आपका शिखर मान है, शिखर मान कौन सा है यहाँ पर, शिखर मान जो आपका ये वाला आई नॉट वाला है उसको आप ऊपर रख दीजिए और √2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे शिखर मान कितना दिया है, 10 एम्पियर। तो यानी कि क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे किससे,
√2 से। जब आप 10 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? देखिए अब कैसे करेंगे, देखिए 10 को अगर आप √2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 1.414, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा लगभग 7 बार, है ना, 7 बार जाएगा 1.4 से, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो उड़ा के ऊपर लिख सकते हैं, काट देंगे, और जब इसका आप सॉल्व करेंगे आंसर को तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.07 एम्पियर। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 7.07 एम्पियर। समझ में आया? 7.07 एम्पियर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2। अगर ऑप्शन में 10√2 भी दिया होता एम्पियर तो वो भी सही होता, लेकिन अभी आपका आंसर क्या सही है? 7.07 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1.414 से 10 को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। फिर यहाँ पर 10 रखिएगा 10, यहाँ पर रखिएगा 1.414। एक और तरीका भी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे डिवाइड करना है। देखिए इसको लिख दीजिए 2 × 5, ठीक है ना, और नीचे लिख दीजिए √2। तो इससे आप ये काटेंगे तो कितना आएगा? √2, तो ये आ गया 5√2, ठीक है ना। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ठीक है ना। तो 5 × 5 तो आ गया, बाकी बचा ये कितना ले आएगा? लगभग 2 ले आएगा। तो देखिए लगभग 7 इसके बराबर इसका आंसर आएगा। तो 1.41 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5 से, तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए 1.414 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, है ना, का 0 कैरी लगा 2, 5 1 5 और 2 7, 5 4 20, 0 के लगा 2, कैरी लगा 2, 5 1 5 और 7, 3 बार डेसिमल है, तो देखिए कितना आया? 7.07 एम्पियर। यानी कि जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि भैया IRMS कितना होता है, तो आप याद रखिएगा वो होता है I0/√2। समझ में आया? I0/√2। यहाँ से अगर ओमेगा पूछता तो आप लिख देते 314 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछता तो देखिए आपको मालूम था क्या? आपको मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो कितना होता है? 2πf। तो यहाँ से अगर f निकालना होगा तो ओमेगा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2π से। तो आप 314 को 2π से डिवाइड कर देते तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है किसमें? हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था। समझ में आ गया आपको? देखिए आगे आपका हिंदी में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर हिंदी वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जब आपको क्या दिया जाए? वर्ग माध्य मूल मान पूछा जाए, RMS मान पूछा जाए, क्या देकर? प्रत्यवर्ती धारा की इक्वेशन देकर। तो उसमें जो ये I0 sin ωt होता है, इसमें जो I0 वाला पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान, और शिखर मान को डिवाइड कर दीजिए किससे? √2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और लिखा है इलेक्ट्रॉनिक गेट, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट, जिसमें क्या हो? आउटपुट आपका 0 है जबकि सभी इनपुट क्या हो? 1 हो। तो बताइए वो कौन सा गेट होगा? और गेट होगा, एंड गेट होगा, और एंड दोनों होगा, या फिर नैंड गेट होगा? तो बेटा एक बात जरा समझ लीजिए, और देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और का क्या मतलब होता है? और का मतलब क्या होता है? और एंड का मतलब क्या होता है? इसका देखिए याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ मैं। देखिए एंड में देखो क्या होता है? एंड में आ रहा है डी, भाई एंड में क्या आता है? एंड में डी आता है लास्ट में, है ना। एंड में आता है डी, और डी माने देखो याद रखो डॉट। क्या याद रखो? डॉट। और डॉट माने क्या होता है? डॉट माने डॉट होता है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि अगर ए डॉट बी होगा तो यानी कि अगर वो सी लिखा हुआ है यानी कि दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी है तो वो होगा आपका एंड ऑपरेशन या फिर एंड गेट। और में क्या होगा? और में करना होगा प्लस। तो एंड में अगर डॉट माने मल्टीप्लाई, बचपन से पढ़ा है ना कि अगर ए डॉट बी हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है। तो यानी कि एंड माने डॉट, और डॉट माने मल्टीप्लाई, और माने प्लस। समझ में आया? बाकी क्या बचा आपका? बाकी बचा नैंड। अब देखिए बेटा नैंड क्या होता है? तो जब एंड के आगे आप क्या लगा दो? नॉट लगा दो, तो आपका बन जाएगा नैंड। क्या बन जाएगा? नैंड। यानी कि एंड करने के बाद अगर आप क्या कर दो? नॉट लगा दो। अब आप सारे ऑपरेशन लगा के देख लीजिए, सबकी ट्रुथ टेबल बना के देख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर के लिए बताता हूँ। इसका आंसर रहेगा बेटा नैंड गेट। क्यों रहेगा नैंड गेट? देखो एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है कि भैया अगर दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी है 1 × 1, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला? आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो यानी कि वो एंड तो नहीं होगा। बात करते हैं और की, 1 + 1 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इनको आंसर कितना चाहिए? 0। यानी कि और भी नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, बोथ भी गलत, यानी कि अकेला यही सही होगा। अब नैंड कर लेते हैं। नैंड मतलब पहले तो एंड करना है, यानी कि पहले क्या करना है? एंड। अब एंड मतलब 1 × 1 करिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन बाद में इस 1 का क्या कर दीजिए? इसको नॉट कर दीजिए। यानी कि अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर में बेटा क्या होता है? अगर आप 1 को डालोगे नॉट ऑपरेटर में तो आपका आंसर आएगा 0, और 0 को डालोगे तो आपका आंसर आएगा 1। यानी कि वो क्या करता है? आपकी इनपुट वैल्यू को रिवर्स करने का काम करता है। अब एंड में भाई नैंड क्या होता है? नैंड होता है एंड प्लस नॉट।
अब एंड तो लगा दिया, नॉट लगाना है, यानी कि 1 आ गया, 1 का रिवर्स करना, तो आंसर कितना आएगा 0। देखिए अब दोनों के दोनों इनपुट क्या थे, 1 थे, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0, यानी कि ये तभी हो पाया जब किया होगा आपका नैंड गेट होगा, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, नैंड गेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, सभी इनपुट लॉजिक गेट अगर 1 होता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट का आउटपुट 0 रहेगा, और एंड और नैंड और या फिर नैंड गेट। तो इसका सही आंसर नैंड गेट है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 2 बॉल ईच ऑफ रेडियस आर, इक्वल मास एंड डेंसिटी आर प्लेस इन द कॉन्टैक्ट, देन फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे इसमें बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर ये लगा देंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है भाई एफ का फॉर्मूला होता है G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, और एफ और आर स्क्वायर तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आंसर लगा के चले आओगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए बेटा यहाँ पर डेंसिटी भी दी गई है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले आप समझ लीजिए, देखिए 2 बॉल्स हैं, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे से भिड़ी हुई है बिल्कुल, है ना। समझिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना, एक दूसरे से क्या है, ये भिड़ी हुई है। मैं दोबारा बना देता हूँ। एक बॉल, देखिए एक बॉल तो ये है और दूसरी बॉल ये है ना, दोनों की दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं, दोनों का रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है ना, डेंसिटी भी सेम है। अब दोनों का मास जो है देखो आपको बोला इक्वल है, लेकिन मास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, डेंसिटी दिया गया है आपको और रेडियस दी गई है। तो देखिए मास जो होता है ना, मास जो होता है वो होता है रो इंटू वॉल्यूम के बराबर, ये मालूम है आपको, ठीक है ना। क्योंकि रो क्या होता है यहाँ पे, डेंसिटी, घनत्व की अगर आयतन से गुणा कर दें तो द्रव्यमान बन जाएगा। अब रो आपको दिया है और वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, भाई पाई आर क्यूब, समझ में आया आपको। 4/3, तो आपका जो मास होगा बेटा वो ये यूज़ होगा इस वाले फॉर्मूले में, क्या क्या मास यूज़ होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर ये दोनों के दोनों आपके जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए हैं, तो जो इनका जो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2r। कितना होगा, 2r। कितना होगा, 2r। तो यानी कि आपको दो चीज़ें क्लियर होगी, जो आपका स्मॉल r रहने वाला है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, तो वो आपका रहने वाला है 2r, और जो आपका मास रहने वाला है दोनों का वो क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं आपको मिटा देता हूँ। अब देखिए हमको लगाना है फॉर्मूला F = G m m क्यों लिया, क्योंकि दोनों के मास क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे G, m की जगह क्या रखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका, और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि m की मल्टीप्लाई m से करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा, m स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अपॉन आपका आर स्क्वायर है, यानी कि 2r का होल स्क्वायर, ये रहा आपका, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है बेटा, लेकिन r की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या आएगा आपका r की पावर 6, मैंने सबको नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ r को लिया, और नीचे क्या रह जाएगा आपका r स्क्वायर। समझ में आया। देखिए मैंने यहाँ पे जी को, रो को, 4/3 पाई को, सबको कांस्टेंट मान लिया है, सबका स्क्वायर होगा। यहाँ पे रो स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर 4 के। समझ में आया आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है आर की पावर 4 के, और जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो क्या क्या करना था आपको, समझ में आया। आपको पहले डेंसिटी का इस्तेमाल करके आपको पहले मास निकालना सीखना है, उसका स्क्वायर करना है, नीचे डिस्टेंस रखना है, फिर आर को आर से काटना है, क्योंकि आपको जो रिलेशन चाहिए वो किसके बीच में चाहिए, एफ और आर के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये आपका क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें, है ना। देखिए आगे देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, त्रिज्या आर, समान द्रव्यमान व घनत्व वाले दो गेंदों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का किसका समानुपाती होगा, इसके 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 इसके। मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाला कोई ऑप्शन सब लोग लगा के आएंगे, सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का जिक्र किया गया है। अगर डेंसिटी का जिक्र किया गया है तो बेटा ये वाला ही ऑप्शन लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको डेंसिटी का यूज़ करना है, मतलब समझ में आया आपको। मैं चलूँ आगे, चलिए चलते हैं आगे। अब बोला गया है कि यहाँ पे क्या, कि करेक्ट रिलेशनशिप बताइए बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एक को तो यहाँ पे लिखा है MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ए दिया है यहाँ पे टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, आई को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। एक दिया है टॉर्क और एक दिया है अल्फा, जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। बोला है इसमें से कौन सी रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। तो बेटा याद रखिए, टॉ जो होता है ना वो होता है आई अल्फा। टॉ क्या होता है, आई अल्फा। आई क्या होता है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। अल्फा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और टॉर्क क्या होता है यहाँ पे,
आपका बल आघूर्ण है ना, टॉर्क है बल आघूर्ण। अब यहाँ से अगर अल्फा निकालना होगा तो बेटा आपका आएगा टॉ अपॉन आई, यानी कि टॉर्क अपॉन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है। चलो मैं आगे, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। टॉर्क कोणीय त्वरण और जड़त्व आघूर्ण के बीच में दिया गया है, तो इसका आंसर भी क्या ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा, सेकंड वाला। हाँ ठीक है ना। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है टॉर्क अपॉन आई, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं, और देखिए क्या लिखा है, इन द केस ऑफ इमर्जेंट टाइप ही वाटर हीटर। तो देखिए कौन सा इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर्ड बाय, कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगा अगर आपने पानी में डालने की रॉड को पानी में डाल रखा है तो देखिए बेटा बिल्कुल समझ लीजिए, एक है और रेडिएशन, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन। रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण, कंडक्शन को बोलते हैं आपको चालन, और कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन, और नीचे ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है, यानी कि उपरोक्त सभी। अब जरा समझिए इसमें क्या है, देखिए रेडिएशन कब होता है, रेडिएशन तब होता है जब नो मीडियम, जब कोई भी मीडियम ना हो, जब कोई भी माध्यम ना हो। जैसे कि देखिए क्या है, आपकी सन से क्या आ रही है, यहाँ पे पृथ्वी पे लाइट आ रही है, सन से जो पृथ्वी पे लाइट आ रही है बीच में क्या है, कोई भी मीडियम नहीं, लेकिन तब भी आती है, क्योंकि वो किसकी वजह से आती है, रेडिएशन की वजह से आती है। कंडक्शन हमेशा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, किस में होता है, सॉलिड्स में। और कन्वेक्शन कहाँ होता है, लिक्विड्स में या फिर गैसेज में भी हो जाता है। यानी कि लिक्विड और गैसेज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कन्वेक्शन, जिसको हम बोलते हैं संवहन। यानी कि अगर तरल हो या फिर गैस हो तो आपका संवहन हो रहा होता है। और देखिए पानी का हीटर है, यानी कि पानी को गर्म करना है, और पानी को अगर आपको गर्म करना है तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। वहीं पर अगर लिखा होता है कि किसी छड़ को गर्म करना है तो कंडक्शन इसका आंसर होता, और लिखा होता है भाई सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है और धरती को गर्म करता है, वो किसकी वजह से करता है, तो इसका आंसर हो जाता है रेडिएशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, है ना। तो इसका आंसर फिलहाल कौन सा सही रहेगा, कन्वेक्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए अगला भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विकिरण, संचालन, संवहन, है ना। जब विसर्जन प्रकार पानी तापन की स्थिति में ताप की स्थानांतरण कैसे होता है, तो भैया आपका संवहन से होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो आपका लिक्विड आता है, तो लिक्विड का जो होता है यहाँ पे वो कन्वेक्शन होता है, जिसको हम बोलेंगे संवहन। बोला गया फर्मी लेवल इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ होता है, क्लोजर टू द वैलेंस बॉन्ड, यानी कि आपके संयोजी बैंड के पास होता है, संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच में होता है, चालन बैंड के पास होता है, या फिर संयोजी बैंड के अंदर होता है। तो देखिए बेटा क्या होता है आपका, ये एक तो होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कुछ एनर्जी चाहिए होती है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जिसको हम बीच में जो आपके एनर्जी का गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप। और यहीं पे मिड वे में क्या होता है आपका फर्मी लेवल होता है, क्या होता है आपका फर्मी लेवल्स, ठीक है, फर्मी लेवल्स। तो समझ लीजिए फर्मी लेवल्स क्या होता है, फर्मी लेवल्स आपका मिड वे में लाइक करता है, यानी कि यहाँ पर तो आपका कंडक्शन बैंड होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, और फर्मी लेवल यहाँ पर मिड वे में यहाँ पे लाइक करता है। तो इसलिए फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक कंडक्टर इज नियरली मिड वे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर, यानी कि शुद्ध आपके अर्धचालक में जो फर्मी लेवल होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। आइए हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। आंतरिक अर्धचालक या फिर शुद्ध भी बोल सकते हैं इसको, शुद्ध अर्धचालक में संयोजन बैंड के निकट होता है फर्मी स्तर, या फिर चालक संयोजन बैंड के पास होता है, या फिर चालक आबंध के निकट होता है, या फिर रासायनिक संयोजन आबंध के अंदर होता है। तो भैया आपका चालक और संयोजन के अंदर होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल बीच में रहेगा आपका फर्मी लेवल। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है यहाँ पे कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। समझिए ध्यान से, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जरा समझ लीजिए। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी थोड़ा सा दिया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ गया था पार्टिकल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट कूलम्ब बैरियर इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो क्या होता है बेटा, दो न्यूक्लियस को आपको जोड़ना होता है। अब दोनों न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर आप इनको पास लाओगे तो भैया इन पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये भागेंगे दूर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इनका जो ये कूलम फोर्स है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या हो जाए, वो यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाए, ताकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएं और आपका फ्यूजन नाभिक के संलयन हो जाए। तो क्या ऐसा जरूरी होता है कि भैया द पार्टिकल मस्ट हैव, क्या जरूरी है कि उसको सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अपना कूलम बैरियर को तोड़ दे? तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कूलम बैरियर को तोड़ना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आपकी दो न्यूक्लियाई क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, अगले ऑप्शन में दे रखा है द चेन रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आपको बताया कि एक टूटेगा दो में, है ना, फिर दो टूटेंगे किस में, आपके फिर दो में,
इस तरह से आपका चलता रहता है। फिर ये दो में टूटेंगे, फिर ये दो में टूटेंगे, फिर ये दो में टूटेंगे, फिर ये दो में टूटेंगे। ये पूरा पूरा चेन रिएक्शन है, इसमें हर चीज़ टूट रही है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर चेन रिएक्शन होता है हमेशा किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में, है ना। एक बड़ी न्यूक्लियर दो छोटी न्यूक्लियर में टूटती है, फिर और दो छोटी, फिर और दो छोटी, फिर और दो छोटी, ऐसा होता रहता है। कुछ एक पार्टिकल भी निकलता है यहाँ पर, एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि गामा फोटोन निकल जाता है कभी कभी, है ना, कभी नहीं हमेशा निकलता है, ठीक है ना। तो गामा फोटोन निकलता है जिससे कि, अब गामा फोटोन क्या होता है, डेंजरस होता है हमारे कौन से, हमारे क्या बोलते हैं स्किन सेल्स के लिए, हमारे लिविंग सेल्स के लिए, हमारे लिविंग सेल्स को वो मार देता है। इसलिए एटम बॉम्ब फटने पर हम अब क्या करते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी गामा फोटोन्स की पेनिट्रेट कर जाती है हमारे लिविंग सेल्स को, और हमारे लिविंग सेल हो जाते हैं डाइड, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड इन अ टिपिकल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन्वॉल्विंग यूरेनियम इज इतना। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक फैक्ट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की, अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हो आप किसके साथ, यूरेनियम के साथ, तो आपकी एनर्जी कितनी इन्वॉल्व चाहिए होती है उसमें, एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, समझ में आया आपको। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देख लिया अगला वाला, सोलर रेडिएशन में रिस्पॉन्सिबल होता है फिजन रिएक्शन, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि सोलर रेडिएशन में हमेशा क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन, है ना, क्योंकि वहाँ पर इतनी एनर्जी होती है कि वो आपका कूलम बैरियर को क्या कर दे, पेनिट्रेट कर दे, इसलिए वहाँ पर फ्यूजन होता है, फिजन नहीं होता। इसलिए जो इसमें एक ही ऑप्शन जो आपका फॉल्स है वो ये वाला है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। समझ में आया, सारे के सारे ऑप्शन ये वाले सही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया फॉल्स कौन सा है, तो ये वाला फॉल्स है, तो इसलिए यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। देखिए अगला टेक देख लीजिए, इसमें भी ये लिखा हुआ है नाभिक के विखंडन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के बारे में। ये और ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, इसलिए यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वर डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि जो जी की जो वैल्यू है, कैपिटल जी की बेटा देखिए ना, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें से अगर सैटेलाइट जो कि आपके किसी कक्षा में घूम रही है, सैटेलाइट जैसे अर्थ के जो आसपास ऑर्बिट में आपका क्या घूमता है, उपग्रह घूमते हैं, तो वो क्या मेंटेन करेगा, क्या ऑर्बिटल रेडियस मेंटेन करके रखेगा, यानी कि उसकी रेडियस उतनी की उतनी रहेगी, एंगुलर मोमेंटम उतने का उतने रहेगा, टेंजेंशियल स्पीड उतनी की उतनी रहेगी, या फिर पीरियड यानी कि रिवॉल्यूशन यानी कि उसका जो घूर्णन काल होगा वो उसका कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस पूरे के पूरे ऑर्बिट वाले जितना भी केस है, ये जो ऑर्बिट वाला केस है ना, इसमें आपका एक लॉ एप्लीकेबल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, है ना। उस लॉ ऑफ ऑर्बिट को में क्या होता है, नहीं सॉरी, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यानी कि ये किसका काय में आता है लॉ, आपका ये आता है आपका कैपलर्स लॉ में, है ना। और कैपलर्स लॉ में एक लॉ होता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी यानी कि क्षेत्रीय वेग का नियम, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम। तो याद रखिएगा कि कभी भी सैटेलाइट का किसी भी स्थिति में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कभी भी लॉस नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे आप उसका जी एम वी कुछ भी कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, आर कम ज़्यादा कर दीजिए, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम को कम करेंगे वी बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, ये तीनों में आपस में कंपनसेशन चलता रहेगा ताकि मल्टीप्लाई होकर वैल्यू क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। और ये देखिए याद रखिएगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कब लगता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है यहाँ पे जीरो, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ऐसे ही जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लिखा हुआ है, अभी भी कोई भी टॉर्क के बारे में जानकारी नहीं दे रखी कि बाहरी टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो यहाँ पर हर स्थिति में एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए हिंदी में भी दे रखा है, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और जाते जाते क्या कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग एज अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। एक पीएनपी देखिए, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ एक बार। एक उभयष्ट आधार एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ यानी कि करंट गेन दे रखा है बेटा, कितना 0.92 करंट गेन दे रखा है, ठीक है ना। और एमीटर धारा कितनी दे रखी है, और आई ई कितना दे रखा है यहाँ पे 6 मिली एम्पियर। और आपसे पूछा गया है कि बेस करंट निकालो। समझ में आया, ये दो चीज़ें दे रखी है और आपसे बेस करंट पूछा गया। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब अल्फा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.92। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आपका कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में आपका जो अल्फा होता है, जो आपका अल्फा होता है वो बराबर होता है किसके, आई सी ओवर आई ई के। किसके बराबर होता है, आई सी ओवर आई ई के। समझ में आया। और यहाँ पर आपको आई ई भी गिवन है, आई कितना गिवन है, आई ई गिवन है आपका 6 मिली एम्पियर।
अब यहाँ से क्या करते हैं आप यहाँ से आई सी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा वो अल्फा आई ई, है ना। आई सी निकालेंगे तो अल्फा आई ई हो जाएगा, यानी कि 0.92 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.92 मल्टीप्लाई बाय 6 को, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5.52 मिली एम्पियर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बताइए, मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर, है ना। यानी कि क्या करा आपने, अल्फा का फॉर्मूला लगा के यहाँ से आपने क्या निकाला, आई सी निकाल दिया, और आई सी की वैल्यू जो आ गई आपकी वो 5.52 मिली एम्पियर आ गई। अब बाकी कहानी क्या करनी है, देखिए ध्यान से जरा समझ लीजिए। यहाँ पर आपको मालूम है कि जो आई ई होता है वो होता है बराबर आई बी के प्लस आई सी के। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आई बी। अगर आई बी निकालना है तो आपको करना पड़ेगा आई ई माइनस आई सी। अब आई ई कितना है आपका 6, और आई सी आपने अभी निकाला है 5.52। तो अगर 6 में से 5.52 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.48 मिली एम्पियर। तो बेटा इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.48 मिली एम्पियर। बस याद रखिएगा करंट गेन का फॉर्मूला ये होता है। इससे आपने आई सी निकाल दिया, आई सी ये आ गया, फिर आई ई जो था वो तो आपको गिवन था 6 मिली एम्पियर, आपको निकालना था बेस करंट। कलेक्टर करंट आपने निकाल लिया, ये रहा। अब क्या कर दीजिए, आई ई को आई सी से माइनस कर दीजिए। तो अगर हम 6 में से 5.52 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.42 आएगा। समझ में आया? 6.00 में से अगर आपको माइनस करना है कितना, 5.52, तो बेटा जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.48, यानी कि 0.48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही रहेगा। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। क्या है लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ इनफाइनाइट प्लेट ऑफ द चार्ज इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होती है उसका बेटा जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो सिग्मा होता है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं क्यू अपॉन ए। ये क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें बोला गया है कि भैया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पॉइंट पी के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट पी के। यानी कि अगर आपको किसी पॉइंट पी पर निकालना है इन्फिनिट प्लेन में, तो वो किस पर, क्या पॉइंट पी की लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कोई भी लोकेशन का वेरिएबल आ रहा है, आर आ रहा है, डी आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो यानी कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लोकेशन ऑफ फील्ड पॉइंट बी। यानी कि कोई इनफाइनाइट शीट, कोई चार्ज इनफाइनाइट शीट जिसका जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसके हर पॉइंट पी, हर किसी भी पॉइंट पी पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होता, ये फॉर्मूले से हमको मालूम चल रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही रहता है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए आवेश की एक अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो भैया क्षेत्र बिंदु पी के स्थान के स्वतंत्र होती है, डिपेंड नहीं करती है अबाउट द लोकेशन, लोकेशन पर डिपेंड ये नहीं करती। आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखिए समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो बेटा ई की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी दी गई है, 25 इंटू 10⁻³ माइक्रो, सॉरी ये क्या दिया है आपको, हाँ सॉरी ये दिया है आपको चार्ज, थोड़ा एक सेकंड गलती हो गई है। चलिए देखिए अब जरा समझ लीजिए इसको, क्या है यहाँ पर आपको दिया है चार्ज, क्यू आपको दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 25 इंटू 10⁻³ माइक्रो कूलम। अब इस माइक्रो को भी कर लेते हैं किसमें, आप कन्वर्ट कर लीजिए माइक्रो को, तो देखिए आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो जो आपका क्यू आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 25 इंटू 10⁻9 कूलम। तो दिस इज द क्यू वैल्यू, ये आपकी क्यू वैल्यू आ गई। देखिए अब क्यू वैल्यू तो आपकी आ गई है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको वी निकालना है बच्चे। और आपको क्या दिया गया है, ई दिया गया है। तो बेटा ई क्या होता है, तो याद रखिएगा जो ई का फॉर्मूला होता है, जो आपका ई का फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है इसमें। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एक क्यू नहीं होता उसमें, क्यू स्क्वायर नहीं होता। और जो आपका वी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, के क्यू अपॉन आर। तो ये आपका वी का फॉर्मूला होता है और ये आपका किसका, ई का फॉर्मूला होता है। और ई आपको दिया गया है, कितना दिया गया है,
100 न्यूटन पर कूलम। अब इस 100 न्यूटन पर कूलम में क्या करें आप ये करें कि के की वैल्यू तो आपको मालूम है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है आपको, बहुत चीज़ें समझिएगा। इस के की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए के की जगह, इस क्यू की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए क्यू की जगह, ई की वैल्यू आपको दी गई है और यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जब आपके पास ये आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप आर की वैल्यू को ऊपर यहाँ पे इक्वेशन में रखिएगा, क्यू की वैल्यू को रखिएगा और के की वैल्यू को रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको। क्यू आपको ये दी कि मैंने आपका सिंप्लीफाई कर दिया, ई आपको दिया गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई से आप क्या निकालेंगे आर निकालेंगे और आर को ऊपर वाली इक्वेशन में रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना, अच्छे से करेंगे, देखिए समझिएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले देखिए ई जो है आपका, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 100। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से पहले लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। रेड कलर ले लेते हैं। तो देखिए 100, तो ये लिखा आपने। आगे देखिए क्या लिखा आपने 100 के आगे, 100 के आगे लिखा आपने आपका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू कितना है आपका, के कितना है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, के तो है आपका 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू कितना है, तो क्यू है आपका यहाँ पर, क्यू है आपका 25 इंटू 10⁻⁻9। समझ में आया, आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। तो देखिए इस 10⁻9 से 10⁻9 कट गया। समझ में आया ना। ठीक है ना। अब आपका क्या बचा है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको आर स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिए 100 अपॉन 9 इंटू 25 से अगर आप 100 को काटेंगे तो आपका आएगा 4। ठीक है ना। तो आर स्क्वायर आ गया आपका 4/9। अगर आप यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे रूट चढ़ा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो बेटा आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ से 2/3। अब इस 2/3 वैल्यू का, यानी कि जो आर की वैल्यू आपकी 2/3 आई है सॉल्व करके, इस 2/3 वैल्यू का यूज़ करना है आपको कहाँ पर, दूसरी इक्वेशन में। तो देखिए हमारी आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू आई है हमारी 2/3। अब हमें मालूम है वी कितना होता है हमारा के क्यू ओवर आर। के कितना है हमारा 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है हमारा दे रखा है यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और आर कितना है हमारा 2/3। तो मैं 2/3 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए 9 से ये कट गया, कोई प्रॉब्लम, और हमारा आंसर कितना आया 9 इंटू 25 इंटू नीचे तो रह गया 2 और ऊपर आ गया 3। अब क्या करना है हमको, समझ में आया, नीचे तो रह गया 2 और ऊपर आ गया 3। ठीक है, 25 9 नीचे तो रह गया 2 ऊपर आ गया 3। ठीक है, अब बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 75। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 75 है ना। 25 3 जा कितना होगा 75। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अरे हाँ, ये देखिए गलती हो गई ना। यहाँ पर जो आएगा बेटा, देखिए ध्यान सुनिए, हमारा जो आर की वैल्यू आई थी वो आपकी 2/3 नहीं आई थी, क्या आई थी 3/2 आई थी। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हो, चलिए देखिए मैं फिर से एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखिए जो आर की वैल्यू आई है वो आएगी आपकी 9/4 आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जो आर बचेगा आपका वो बचेगा आपका 3/2। कितना बचेगा 3/2, और आपको 3/2 की वैल्यू रखनी है वहाँ पे, है ना। तो देखिए आपका जो वी होगा वो कितना रहेगा आपका 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू कितना है आपका, क्यू है आपका 25 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 3/2। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2 इंटू 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा 3। 25 2 जा कितना आएगा, 25 2 जाएगा आपका 50, और 50 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 150। तो आपका 150 वोल्ट इसका सही आंसर होगा। तो 150 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो आर की वैल्यू आएगी, देखिए करेक्ट कर लीजिएगा, आर की वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू 9/4। ठीक है, 9/4 आएगी, समझ में आया, 9/4 रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है ना। क्योंकि देखिए आर स्क्वायर, देखिए दोबारा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आर स्क्वायर रहेगा आपका 9 इंटू 10⁻9, पुरानी वाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ 25 इंटू 10⁻9 अपॉन 100। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और आपका जो बचेगा ये कितना बचेगा, ये नीचे कट के आएगा 4, तो ये आपका आएगा 9/4। ठीक है, मैंने शायद डिवाइड करने में थोड़ी गलती कर दी थी, तो यहाँ पे से आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3/2। 2/3 नहीं आएगा, 3/2 आएगा। जो पहले था वो थोड़ा गलत था, मैं अभी वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, ऐसे डाल दूंगा। तो आप ज़रूर
समझ लीजिएगा कि आर की वैल्यू 3/2 आएगी, है ना, वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से दिमाग काम करता नहीं है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलिए समझ में आया आपको क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना है, 150 वोल्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है व्हाट विल बी हैपन टू द कैपेसिटेंस वैल्यू इफ द एरिया ऑफ द प्लेट रिड्यूस, है ना, अगर कैपेसिटर प्लेट का एरिया को कम कर दें तो क्या होगी, तो वैल्यू क्या रहेगी, किसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भैया देखिए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है सभी को मालूम है, वो होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अब वो बोल रहा है भैया एरिया की वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो, अगर एरिया की वैल्यू को कम करो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस वैल्यू रिड्यूस, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि संधारित्र की वैल्यू कम हो जाएगी अगर उसके क्षेत्रफल की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लेट की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, क्योंकि सी जो है वो समानुपाती है किसके, प्लेटों के क्षेत्रफल के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ट्रांसमिट वेव, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है एक वेव की, कितनी दी है, 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज, और आपको स्पीड दिया है वी कितना दिया है आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपसे क्या बोला है, वेवलेंथ के लिए पूछा है। तो देखिए करना क्या है इसमें, बहुत आसान रहता है ये बिल्कुल, है ना। तो देखिए वी जो होता है वो होता है आपका सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, वी जो होता है वो होता है आपका सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब सी, सॉरी जो, हाँ सॉरी एक सेकेंड रहिए थोड़ा सा, सी अपॉन लैम्डा वी, इसको आप चाहे तो न्यू से डिनोट कर सकते हैं सी अपॉन लैम्डा को, कुछ लोग इसको एफ से भी नोट कर देते हैं, एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा। अगर आपको यहाँ से निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन एफ। अब सी कितना है आपका, सी है आपका, यानी कि वी और सी एक ही बात है, इसको हम सी लिख देते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय 71 इंटू 10⁴। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, देख लीजिए। देखिए 3 इंटू 10⁸ को अगर आप डिवाइड कर लेंगे 71 इंटू 10⁴ से, तो आपका आंसर आएगा 0.042225 इंटू 10⁴, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 422.5 मीटर्स। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो थर्ड बिल्कुल सही रहेगा। क्या लगाना है आपको, एफ बराबर वी अपॉन लैम्डा, या फिर सी अपॉन लैम्डा भी लगा सकते हैं। सी की वैल्यू जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ ऊपर रखनी है, और 71 इंटू 10⁴ को नीचे रखना है, तो आपका ये ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, तो इसकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और ये डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आपको वेवलेंथ निकालना था, तरंग दैर्घ्य निकालना था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा है, एक प्रसारण केंद्र की जो आवृत्ति है वो इतनी है, उसकी जो गति है वो इतनी है, तो तरंगों को प्रसारित करने का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो आपको लैम्डा निकालना है। आपको यहाँ पे वी दिया गया है, या फिर सी भी लिख सकते हैं इसको, जिसको लिखा गया है 10⁸, है ना, और यहाँ पे आपको दिया गया है एफ दिया गया है, जो कि 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया लिमिटिंग फ्रिक्शन द रिजल्टेंट रिएक्शन आर, द नॉर्मल रिएक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई आर रिलेटेड टू। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, तो देखिए जरा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ब्लॉक आपका इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक में नीचे क्या लगता है बेटा, नीचे आपका ब्लॉक में लगता है आपका mg, ऊपर क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं n, ठीक है। अच्छा पीछे क्या लगता है, यहाँ पे पीछे जो लगता है वो आपका लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम आर, क्या बोलते हैं, आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो n होता है और जो ये r होता है, ये आपस में जो एंगल बनाते हैं बेटा, तो वो उसको बोलते हैं हम फाई, क्या बोलते हैं, फाई, और वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस r के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा आपका r cos फाई, तो यहाँ से समझ में आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका r sin फाई, ठीक है, r sin फाई, r cos फाई। तो यहाँ से मालूम चल गया कि जो n की वैल्यू होती है वो r cos फाई के बराबर होती है, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 रहेगा। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हिंदी में भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बोला है एक प्रोजेक्टाइल की रेंज कब मैक्सिमम होगी, क्षैतिज परास कब मैक्सिमम होगा, तो भैया देखिए आर का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा
अपॉन जी। अब साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब क्या होगा, जब थीटा क्या होगा 45 होगा, क्योंकि जब थीटा को 45 रखेंगे तो 2 थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, और जब साइन 90 क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो याद रखिएगा कि जो आपका क्षैतिज परास होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हमेशा 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर हमेशा जो आर होता है वो मैक्सिमम रहता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रक्षेपण के कोण में अधिकतम परास कब होगा, कब होगा, जब आपका जो आपका एंगल होगा प्रक्षेप्य कोण होगा वो 45 डिग्री रहेगा। आगे दिया गया है, देखिए क्या, कि जो आपका जब आपकी फाइबर के अंदर आपका फाइबर जो है वो आपका करेक्ट रिलेशन ऑफ द फाइबर क्लैडिंग है ना, इफ μ1 एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। तो देखिए क्या होता है, एक फाइबर होती है जिसमें एक क्या होता है, एक कोर वाला मटेरियल होता है ये अंदर वाला, और एक होता है ये बाहर वाला मटेरियल, ठीक है ना। इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कब प्रकाशिक तंतु सही से काम करेगी। तो प्रकाशिक तंतु काम करती है आपकी भैया TIR पे, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, इसकी दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये होती है भैया कि आपका जो मीडियम है वो डेंजर टू रेयरर होना चाहिए, यानी कि जो आपकी लाइट ट्रैवल करेगी वो डेंजर टू रेयरर करेगी। अगर डेंजर टू रेयरर ट्रैवल करना है तो देखिए, अगर अंदर लाइट है तो अंदर से वो कहाँ जाएगी, इस वाले 1 वाले पार्ट से 2 वाले पार्ट में जाएगी, और जब ये जाएगी तो ये रहेगा आपका डेंजर और ये आपका क्या रहेगा रेयरर। तो याद रखिए डेंजर का जो म्यू होता है वो होता है कम, और रेयरर का जो म्यू होता है वो होता है, जो डेंजर का म्यू होता है वो होता है ज़्यादा, और जो रेयरर का म्यू होता है वो होता है कम, क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। सघन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है और विरल का जो होता है वो कम होता है। यानी कि आपका जो यहाँ पे क्या रहेगा, जो जो यहाँ पे कोर रहेगा, जो देखिए कोर है, यानी कि जो यहाँ पर जो कोर रहने वाला है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, देखिए द रिफ्रैक्टिव μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो ये आपका कोर वाला पार्ट होता है और ये आपका क्लैडिंग वाला पार्ट रहता है ना, ये आपका क्लैडिंग वाला पार्ट रहता है। तो इसका आपको म्यू क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, इसका आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि जो μ1 होगा वो आपका बढ़ा होगा μ2 से। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये होगा तभी आपका हो पाएगा रेयरर टू डेंजर, यानी कि सॉरी गलत बोल दिया मैंने, दोबारा डेंजर टू रेयरर रहेगा आपका। समझ में आया आपको, डेंजर टू रेयरर रहेगा अगर आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो आपका जहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ये वाला सही रह जाएगा। देखिए हिंदी में भी लिखा है, यदि μ1 कोर का अपवर्तक सूचांक है और μ2 आवरण का अपवर्तक सूचांक है तो फाइबर में प्रकाश का प्रसारण के इसके लिए सही संबंध क्या होगा भैया, यही होगा कि आपका जो अंदर वाला है उसका μ1 ले लीजिए, इसका μ2 ले लीजिए, तो आपका μ1 बड़ा होना चाहिए μ2 से, तभी ये हो जाएगा आपका डेंजर और ये हो जाएगा आपका रेयरर, ताकि डेंजर से रेयर में ये ट्रैवल कर पाए। चलिए चलते हैं आगे और आगे पढ़ते हैं। AC जनरेटर के लिए देखिए क्या ले रखा है, AC जनरेटर का मैक्सिमम EMF कब होगा, किस किस कंडीशन में होगा। तो भैया देखिए EMF ऑफ AC जनरेटर जो होता है वो होता है NA, देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, होता है इसका EMF का फॉर्मूला NA B ओमेगा, ये B है, B ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब आपको मैक्सिमम चाहिए तो ओमेगा टी को आपको रखना पड़ेगा 90 डिग्री। जब आप ओमेगा टी को 90 डिग्री रख देंगे तो जो ई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी NAB ओमेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा NAB ओमेगा। क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी को आपको रखना है मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब होगा जब आपका 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा। तो देखिए साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम रखने के लिए ना यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 90 रख दीजिए, साइन 90 हो जाएगा 1, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा NAB ओमेगा, ठीक है ना। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है तो एक बार जरूर उसका पढ़ लीजिए, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं आगे और देखिए आगे लिखा हुआ है, अ चार्ज मूव इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड। मान लीजिए ये फील्ड है, क्या है ये फील्ड, इस फील्ड में आपका जो चार्ज है वो सर्कुलर ट्रेवल कर रहा है। सर्कुलर कैसे ट्रेवल करते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। अब जब ये इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो जो उसकी जो V होगी वो इधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ बेटा एक फोर्स लग रहा होगा, अंदर की तरफ जो आपका फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे आपका क्या, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और बाहर की तरफ लग रहा होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया, अंदर की तरफ लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स और बाहर की तरफ लग रहा होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ये आपका कांस्टेंट रेडियस में घूम रहा है तो आपका FC जो है वो बराबर रहना चाहिए FM के। अब FM कितना होगा, FM का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, देखिए वो होता है QVB साइन थीटा, इसकी बी इसकी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहेगी,
और यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि जो इसका एफ एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्यू वी बी। तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एफ एम को बराबर रखना है एफ सी के, यानी कि क्यू वी बी को बराबर रखना है आपको एम वी स्क्वायर बाय आर के। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके आपके किसका फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये कि वी से वी कट गया, ठीक है, और यहाँ से जो वी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो यहाँ से आपका वी की वैल्यू आएगी, वी यानी वेलोसिटी, तो देखिए वी से वी कट गया और ये आपका बचेगा आपका क्यू बी, ठीक है ना, क्यू बी, ये आपका वी बचा, तो देखिए आया क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये आपका वी आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। अब आपके पास v आ गया है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास v आ गया है, अगर आपके पास क्या आ गया है भाई, v आ गया है, तो अब आप क्या करें, अब आप देखिए v आ गया आपके पास, आपको ओमेगा निकालना है। तो देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका v अपॉन आर। तो यहाँ से आपका ओमेगा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा क्यू बी बाय एम। समझ में आया आपको, क्यू बी बाय एम। तो बेटा आपका फाइनल क्या आया, देखिए जो आपका ओमेगा आया एंगुलर वेलोसिटी वो आ गई आपकी क्यू बी बाय एम। अब ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो होता है वो होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, यानी कि जो आपका टी होगा वो होगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा रख देते हैं, तो ये आ गया क्यू बी बाय एम, यानी कि जो टी आया वो आ गया आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला आ गया ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो यानी कि जो आपका टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, कण का वेग, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं, देखिए सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन का, हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन ले रखा है। बोला हुआ है कि अन ऑब्जेक्ट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो आपके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर है। कहाँ पर है, देखिए जैसे कि मान लेता हूँ मैं पेंडुलम है, पेंडुलम भी एक एसएचएम करता है, वो आपके एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अगर वो आपके एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो बेटा देखिए इस वाली पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका जो आपका क्या होता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा इधर की तरफ, लेकिन इस जगह पर आपकी जो वी होती है वो कितनी होती है, 0। तो यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। बोला गया है कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो एसएचएम की कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, तो भैया वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। और हमें मालूम है विद इन द एसएचएम फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा एक ही चीज़ बचती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे वी हो जाएगा 0, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, आवर्ती जो रहती है वो रहती है हमेशा कांस्टेंट, इसलिए तुरंत ही अधिकतम होना जरूरी है। तो देखिए लिखा है सरल आवर्त गति में एक वस्तु अपने अधिकतम विस्थापन पर है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अधिकतम होगी, तो वो राशि है त्वरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति का कौन सा नियम हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए जो फर्स्ट नियम है वो है जीरोथ शून्यवा नियम, वो बताता है आपको एनर्जी कंजर्वेशन, क्या बताता है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण, क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो जीरोथ लॉ है वो आपका बताता है टेम्परेचर को, क्या बताता है, टेम्परेचर को। समझ में आया, जीरोथ लॉ बताएगा, लॉ ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको, टेम्परेचर को, ठीक है ना। यानी कि जितने भी आपके जो थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर, उनका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है आपका एनर्जी प्रिंसिपल, क्या होता है आपका, एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ बताता है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में डिफरेंस, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में डिफरेंस। तो देखिए हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में ही हीट ट्रांसफर होता है, इसलिए जो सेकंड लॉ ऑफ हीट जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है
वही आपको बताता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हीट ट्रांसफर के लिए, है ना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, है ना, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। समझ में आया। तो जीरोथ लॉ किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। फर्स्ट लॉ किसके लिए, एनर्जी के लिए, है ना। और सेकंड लॉ किसके लिए, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और एनर्जी ट्रांसफर के लिए। और थर्ड लॉ होता है भैया आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी का सिद्धांत। तो थर्ड लॉ रहेगा आपका एंट्रोपी के लिए, सेकंड लॉ रहेगा आपका हीट ट्रांसफर के लिए, फर्स्ट लॉ रहेगा आपका एनर्जी प्रिंसिपल के लिए, और जीरोथ लॉ रहेगा आपका टेम्परेचर के लिए। समझ में आया आपको। टेम्परेचर के लिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ये शून्य नियम क्यों होता है भैया, जीरोथ लॉ, जीरो तो कोई नंबर भी नहीं होता, इसलिए तो मैं शुरू में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि देखिए वन के आगे क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, जीरोथ लॉ। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब आ गए थे, उनके बाद में ये जीरोथ लॉ आया था, इसलिए इसको क्या, और लेकिन ये इतना ज़्यादा बेसिक था कि ये फर्स्ट लॉ का भी बेसिक था, है ना। क्योंकि टेम्परेचर के बारे में आपको पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप किसके बारे में, आप हीट के बारे में स्टडी कर सकते हो, इसलिए इसको बेसिक लॉ माना गया। अब इसको फर्स्ट का नंबर तो चेंज कर नहीं सकते थे, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया, जीरोथ लॉ रख दिया। क्या रख दिया, जीरोथ लॉ रख दिया, है ना। ठीक है, जीरोथ लॉ रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यानी कि जब आपका, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये एक वो रिवर्स पोटेंशियल है जब फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में आपके जो फोटो करंट के लिए आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेटों पर एक निगेटिव पोटेंशियल बना देते हैं। निगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है, यहाँ पर तो आ जाता है आपका क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इन आते हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है। और वहाँ पर उस कंडीशन पर, उस मैक्सिमम पोटेंशियल पर जब आपका करंट क्या हो जाए, जीरो, उसी को बोलते हैं जबकि भैया करंट जो हो गया है वो स्टॉप हो गया है। करंट स्टॉप होने के पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो याद रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होती है। अच्छे से इसको बात को समझ लीजिए, ये करंट को स्टॉप करता है, इसीलिए इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आई की वैल्यू जीरो रहेगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर जीरो रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एयरफोर्स में, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया आपको। मैं एक बार और डायग्राम बना के थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, ताकि इस पर आ जाए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे मारते हैं हम थोड़ी सी लाइट, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर पॉजिटिव, ये जो आपका पॉजिटिव आपका पोटेंशियल है वो उसको खींच लेता है, और यहाँ पे जो है सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपको फोटो करंट मिल जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे अब। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको रोकना है किसको, इलेक्ट्रॉन को आने से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव 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 कर देंगे, इसको बना देंगे नेगेटिव और इसको बना देंगे पॉजिटिव। अब जब नेगेटिव होगा तो यहाँ से लाइट मारने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको यहाँ पे क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। तो ये रिपेल हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। लाइट तो पड़ रही होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। समझ में आया आपको। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। बोला गया है कि भैया टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर सेपरेटेड बाय 8 मीटर डिस्टेंस। क्या है कि भैया दो आपके जो डिस्टेंस है शुरुआत में कितनी है, 8 मीटर है, तो आपका जो तब फोर्स कितना आ रहा है, 98 न्यूटन आ रहा है। तो भैया पहला केस वन है ना, मैं आपको केस में बता देता हूँ, केस वन। तो केस वन आपके एफ की वैल्यू आ रही है, F1 की वैल्यू आ रही है 98 न्यूटन, जब आपका आर कितना है, आपका आर 8 मीटर है। तो बोला गया अगर डिस्टेंस को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूँ, अगर डिस्टेंस को बोला कि डिस्टेंस क्या हो जाएंगी अगर मैं फोर्स को डबल कर दूँ तो भैया केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू में बोला गया है कि भैया फोर्स को क्या कर दिया है हमने, डबल कर दिया है, 2F1 कर दिया है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 98 इंटू टू, है ना, 2 इंटू 98 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 8 8 16 और 9 9 18, यानी कि 186 न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 186 न्यूटन, 886 नहीं सॉरी 196 हो जाएगा, 196 न्यूटन, है ना, 196 न्यूटन रहेगा इसका। अब ये आपका आ गया 196 न्यूटन। तो अब आपसे पूछा गया कि भैया देखो अगर R1 था 8 मीटर तो R2 कितना रहेगा, R2 कितना रहने वाला है। समझ में आया। अब देखिए अगर R2 आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखिए ये दोनों के दोनों केस क्लियर हो जाने चाहिए कि ये आपको करना है। अब देखिए हमें मालूम है कि जो फोर्स होता है उसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2/r², यानी कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं F1 रखूँ नीचे, जैसे कि समझ लीजिए ना,
F1 रखूँ और यहाँ पे क्या रखूँ, F2 रखूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा R2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, R1 का स्क्वायर। अब F1 आपका कितना दिया था भैया, F1 आपका दिया था 98, तो भैया ऊपर रख दीजिए 98 और नीचे क्या रख देंगे आप, F2 कितना था आपका 196, नीचे रख दिया आपने 196। R1 कितना था आपका, R1 था आपका 8, तो आपने नीचे रख दिया 8 का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका R2 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब क्या करिए, आपसे 8 8 64 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको काट दीजिए, आएगा 2, ऊपर आएगा 64 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऊपर ले गए, बराबर R2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 64/32 आ गया, यानी कि अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64/2, ये तो रहेगा 64, R2 8 8 64 होता है, 64 इंटू 2 जाएगा तो 32, हाँ ठीक है, 64/2 यानी कि √32। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, R2 का यहाँ पे कर लेते हैं 8/√2, भाई अगर मैं इस पर √2 चढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा 8 और ये आ जाएगा मेरा √2, तो 8/√2 आ गया। अब 8/√2 क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 2/√2, इस √2 से ये कटेगा तो आएगा √2, तो आपका आ जाएगा 4√2 आंसर। क्या जाएगा, 4√2 आंसर। तो सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आपको बस याद रखना है जो F होता है वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर बाद में आपने 8 की वैल्यू रख दी, 98 की वैल्यू रख दी, यहाँ से आप एक रिलेशन बना के लेके आए, F2/F2 R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सारी वैल्यू रखकर आपको बस सॉल्व करना था और आपका आंसर आ गया ऑप्शन 1, 4√2 मीटर, है ना। हिंदी में भी देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसी के साथ आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन भी पूरे हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है ना, बहुत अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढने पड़े, बहुत गर्मी का माहौल है यहाँ पे, फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है तब जाके आपको पढ़ाना पड़ता है, तो प्लीज़ इस एफर्ट को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। तो क्या करना है आपको जहाँ आप जानते हैं, जाते जाते इस वीडियो को कर लीजिएगा आप, पहले तो लाइक, वीडियो को कर दीजिएगा आप लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा क्या, सब्सक्राइब, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है नीचे, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को दिखाइए अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है। साथ में आपको दिया गया है नीचे PDF का लिंक, तो जाते जाते PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि कभी दोबारा आपको देखने का मन करे तो आप उससे देख सकते हैं। एक बार यहाँ समझ लीजिए, फिर PDF डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा लगा लीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो एयरफोर्स और आपके NDA के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और आपके NDA के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। बाकी कोई और भी एग्ज़ाम, जैसे कि अगर आप UPSEE दे रहे हैं, ठीक है ना, आप नीट दे रहे हैं या फिर आप JEE दे रहे हैं, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है और आप फिजिक्स का थोड़े इजी क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको एज आ रिविजन लेना है इस वीडियो को तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बच के रहें, और जितने भी आपके प्रिवेंटिव मीजर गवर्नमेंट ने आपको बताए हैं उन सबको फॉलो करें, और गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।